हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल स्कूल के बारे में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल है क्या? तो अगर हम स्टार्ट करें और इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एनालिटिकल स्कूल का मतलब है जो भी सॉवरेन है उसके बनाए गए लॉज प्रेजेंट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एनालिटिकल स्कूल को। सिंपल फॉर एग्जांपल, अभी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट लॉ बनाती है स्टैट्यूट के फॉर्म में, जिसको हम एक्ट भी कहते हैं। तो वो जो लॉ है वो सुप्रीम है। हम सबको उसी लॉ के हिसाब से अपना कंडक्ट गवर्न करना है, वैसे ही चलना है। ये बोलता है एनालिटिकल स्कूल। अगर हम वैसे नहीं चलेंगे तो हमें सैंक्शन सैंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम ये देखते हैं कि अगर कोई लॉ है और अगर उसको हम वायलेशन करते हैं, वायलेशन कैसे करते हैं, हम उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो हमें पनिशमेंट में या तो फाइन मिलता है या तो इम्प्रिजनमेंट मिलता है। ठीक है गाइस? तो ये ही इन शॉर्ट, इन सिंपल, यही पूरा जिस्ट है एनालिटिकल स्कूल का। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में थोड़ा डीप हम जाएंगे और इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस, इंट्रोडक्शन में अगर हमें बताना हो कि एनालिटिकल स्कूल क्या है, तो मेजर प्रेमाइस ऑफ एनालिटिकल स्कूल इज टू डील विद द लॉ एज इट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म। एनालिटिकल स्कूल का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक ये है गाइस कि ये एज इट इज, आज जो लॉ है उसकी बात करता है। ना इसको फ्यूचर की पढ़ी है, ना इसको पास्ट की पढ़ी है, इसको प्रेजेंट की पढ़ी है। आज कैसा लॉ है और कैसा लॉ बनाया जा रहा है और क्या वो लॉ कह रहा है। नेक्स्ट, कंसिडर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ लॉ एंड इट्स रिलेशन विद स्टेट। लॉ का क्या रिलेशन है स्टेट से, उसको ये गवर्न करता है, उसको लेके देखता है। एलन ने एनालिटिकल स्कूल को इंपेरेटिव स्कूल भी कहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड एनालिटिकल स्कूल एज एन इंपेरेटिव स्कूल? तो एलन इसका आंसर होता है। अब गाइस, इसके जो स्कूल के जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं, एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बेंथम की बात करेंगे। बेंथम को इस फील्ड में लेजेंड की तरह माना जाता है। ये माना जाता है कि बेंथम ने पूरा एक जो हिस्ट्री है लीगल थॉट का इंग्लैंड में, उसको चेंज कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है गाइस, क्योंकि इंग्लैंड ने मैक्सिमम कंट्री पे रूल किया है अगर हम हिस्ट्री पढ़ के देखें तो, और इंडिया पे भी रूल किया है। और इंग्लैंड के ही कॉमन लॉ प्रिंसिपल से हमारे लॉ बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। फॉर एग्जांपल टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, और बहुत जगह इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल हमें देखने को मिलते हैं। वहां का अगर आप लीगल थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो आप एक बड़े लेवल के ही जूरिस्ट हो गए, ये आप समझ सकते हो गाइस। इनको कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म इन मॉडर्न सेंस। मतलब कंसिडर किया जाता है कि इन्होंने पॉजिटिव लॉ को फाउंड किया है। गाइस, ये यहीं पे हमें ध्यान देना है कि ये फादर नहीं है। एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आता है हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, तो वहां हम बेंथम मान लेते हैं। नहीं, ऑस्टिन है वो। बेंथम को फाउंडर मानते हैं। ऑस्टिन ने बेंथम से काफी इंस्पिरेशन ली, उनके वर्क से काफी इन्फ्लुएंस हुए, बट बेंथम के जो वर्क्स थे वो गाइस पब्लिश नहीं हो पाए पहले, इसीलिए ऑस्टिन को ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है। बट सुपीरियर है उनसे बेंथम। इवन डाइसी, हम सब डाइसी को पढ़ते हैं। अगर आपने आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी बुक से पढ़ा होगा तो वहां पे आपने डाइसी को पाया होगा। वहां पे डाइसी ने तीन चीज बताई थी लॉ को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके। तो डाइसी अपने किताब में कहते हैं लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन 19th सेंचुरी कि बेंथम आइडिया अबाउट इंडिविजुअलिज्म लॉ एंड लीगल रिफॉर्म विच हैव अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लॉ इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब डाइसी भी इस चीज को मानता है कि बेंथम ने जो इंग्लैंड का लीगल सिस्टम है उसको हाईली इन्फ्लुएंस किया है, उसको हाईली रिफॉर्म किया है एक पॉजिटिव तरीके से। नेक्स्ट, बेंथम ने गाइस जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल में। तो एक्सपोजिटोरियल क्या होता है गाइस? लॉ एज इट इज, प्रेजेंट फॉर्म में लॉ क्या है। यहाँ पे मोरल या इमोरल कैरेक्टर नहीं देखते कि गुड और बैड क्या होता है। और सेंसोरियल में थोड़ी सी गाइस आइडियलिस्टिक बात आ जाती है कि व्हाट लॉ ऑट टू बी, लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा हो कि सबके साथ जस्टिस हो। ये सब जो बातें हैं ये सेंसोरियल डील करता है। बट लॉ आज क्या है, कैसे जस्टिस प्रोवाइड करेगा, क्या है, अच्छा बुरा हटा दो, ये एक्सपोजिटोरियल बात करता है। इवन गाइस बेंथम वाज
चैंपियन ऑफ कोडिफाइड लॉ। ये कहा जाता है कि बेंथम जो थे ये काफी फेवर में थे कि जो लॉज उनको कोडिफाई करके रखो। फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी सीपीसी आप हमारे यहाँ देखते हो, कोडिफाइड लॉ एग्जाम्पल है। बेंथम का एक और कहना है कि अगर आप सब्सटैंटिव लॉ में रिफॉर्म लाते हो और उसके स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म नहीं लेके आते हो लॉ के, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप सब्सटैंटिव नेचर जो है किसी लॉ का उसमें रिफॉर्म लाओगे तो आप उस पूरे एज इट इज होल स्ट्रक्चर जो है उसका, उस पर भी थोड़े चेंजेस करो तभी वो वर्क करेगा। बेंथम की जो सबसे फेमस थ्योरी थी वो थी यूटिलिटेरियनिज्म। इसका मतलब था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम ने लजीज फेयर के कॉन्सेप्ट को भी बहुत सपोर्ट किया। प्लेजर एंड पेन भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है। 4 मेजर गोल्स बताए हैप्पीनेस के लिए उन्होंने, जो था सबसिस्टेंस, अबेंडेंस, इक्वालिटी और सिक्योरिटी। यूटिलिटेरिज्म पे जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी काम किया है गाइस, और इन्होंने बेंथम की थ्योरी को थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म का नाम दिया। उसके बाद अगर हम क्रिटिक करें कि क्या थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स रह गए थे बेंथम के लीगल थॉट में, तो वहां फ्रीडमैन आते हैं और फ्रीडमैन ये कहते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कम्युनिटी इंटरेस्ट को लेके बैलेंस नहीं बना पाए। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर बेंथम ये बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पे एकदम खुश रहे, तो वहाँ कम्युनिटी के बारे में ऑब्वियस से वो मिस कर ही जाएंगे। और ओवर रीचेस द पावर ऑफ लेजिस्लेटर, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एनालिटिकल स्कूल का कोई भी जूरिस्ट होगा तो वो लेजिस्लेटर जो लॉ बनाता है उस पर ज्यादा एम्फोसाइज करेगा, तो इन्होंने भी उस पर कुछ ज्यादा एम्फोसाइज किया। फ्लेक्सिबिलिटी का रूम इन्होंने नहीं छोड़ा कि भाई कहीं पे थोड़े बहुत तुम कस्टम भी रख लो, कंसिडर कर लो, कहीं पे तुम लॉज स्टैट्यूट टाइप का बना लो, तो कस्टम ट्रेडिशन प्रैक्टिस प्लस कोडिफाइड या रिटन रूल्स का मिक्सचर, बट ये चीज कंसिडर नहीं करी बेंथम ने। इट्स लाइक कोडिफाइड लॉज प्योर। अगर हम दूसरे जूरिस्ट के बारे में बात करें जो इस स्कूल के सबसे लीडिंग जूरिस्ट कहे जाते हैं, वो है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने मेटाफिजिकल अप्रोच को एकदम ही एक्सक्लूड किया। इनके जो 2 फेमस बुक है वो है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड एंड अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, इनको असली मायने में फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। इनकी थ्योरी के 3 मेन एट्रीब्यूट्स थे, कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी एंड सॉवरेनिटी। एक्चुअली कमांड, सैंक्शन, सॉवरेन 3 ही मैक्सिमम जगह पाए जाते हैं, बट ड्यूटी भी है। तो गाइस ये चारों याद रखना, एग्जाम में कभी कभी 3 आते हैं एक साथ, या कभी एक मिसिंग पूछ सकता है। It was Austin who for the first time treated jurisprudence as a science of law. Science of law अगर हम jurisprudence को treat कर रहे हैं, और jurisprudence में analytical concept, legal concept के बारे में बात हो रही थी, ऑस्टिन थे जो इन्होंने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था गाइस। ठीक है। इवन वही बात, ऑस्टिन ने भी गुडनेस बैडनेस जो लॉ के साथ उसका अच्छाई बुराई इसको साइड में रखते हुए उन्होंने कहा कि लॉ ये होता है सिंपल, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज वन थिंग एंड इट्स मेरिट एंड डिमेरिट इज अनदर। तो मेरिट डिमेरिट में नहीं पढ़ना है हमें, हमें लॉ को एज इट इज देखना है, ये ऑस्टिन कहते थे। और यही जो विचारधारा है इस पूरे स्कूल की रही है। मोरालिटी और मोरल्स को इन्होंने लॉ से अलग रखा। उसके बाद इन्होंने 3 टाइप के लॉ बताए। ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम में आता है, डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉ, लॉ ऑफ रिपील और लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। ये 3 टाइप के लॉ इन्होंने बताए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के बताए थे, इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्रिटिक करें ऑस्टिन को, तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने कस्टम को तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि ये आर्मी में थे जर्मनी में। इनका एक्चुअली गाइस क्या है कि ऑस्टिन का ये मानना था, ये रोमन लॉ से काफी प्रभावित थे, और इन्होंने रोमन लॉस का साइंटिफिक एनालिसिस करके इंग्लैंड में यूज करने का कोशिश किया है। उसके बाद अगर अगला पॉइंट हम देखें, तो इन्होंने जज मेड लॉ को कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी है। मतलब अगर हम रियलिस्टिक स्कूल की बात करें जो पूरा जज मेड लॉ पे बेस्ड है, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑस्टिन उसको मानते ही नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ को इन्होंने पॉजिटिव मोरालिटी माना है गाइस, मतलब पूरा इंटरनेशनल लॉ पॉजिटिव मोरालिटी है। ये बहुत फेमस लाइन है ऑस्टिन की, और ये इंटरनेशनल लॉ जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑस्टिन को ये लगता है कि इंटरनेशनल लॉ में या तो सैंक्शन नहीं है, और एक
कमांड ऑब्लिगेशन टाइप की चीजें जो है वो वहां पे मिस हो जाती हैं। इट्स मोर कि म्यूचुअल कंसेंट से काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी से काम हो रहा है, आपस में साथ आके काम हो रहा है। सो इसलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है गाइस वो है सालमन। सालमन सिविल लॉ की बात करते हैं, और सिविल लॉ से ये मतलब है कि लॉ ऑफ स्टेट, कि लॉ जो है वो स्टेट के द्वारा बनाया गया है और इसको कोर्ट एडमिनिस्टर करती है, और ये इंक्लूड करता है स्टैट्यूट को, कस्टम को, जुडिशियल प्रेसिडेंट को। इनकी 3 किताब है गाइस, जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सालमन जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हैं एक पॉजिटिव लीगल सिस्टम की तरह। जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो आप ये देखें कि ऑस्टिन और जो सालमन है वो कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस को साइंस की तरह भी ट्रीट करते हैं। फिर गाइस हम आते हैं एलन पे। एलन ने जूरिस्प्रूडेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक था जनरल जूरिस्प्रूडेंस, एक था पर्टिकुलर। इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम एनालाइज करें एक बार ऑस्टिन, बेंथम और एलन को, तो ये पाएंगे कि सालमन, ऑस्टिन, एलन, ये लोग कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की बात करते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस को ये साइंस का एक एलिमेंट देते हैं, इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि ये एक साइंस का जो टच है वो इसमें आता है। उसके बाद गाइस अगला जूरिस्ट है हमारा हार्ट। हार्ट बोलता है लॉ इज अ सिस्टम ऑफ 2 टाइप ऑफ रूल, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल्स। जो प्राइमरी रूल्स होते हैं गाइस वो होते हैं ड्यूटी इम्पोजिंग, जो सेकेंडरी होते हैं वो होते हैं पावर कंफरिंग। जब ये दोनों रूल्स का मिलन होता है तब ये एसेंस ऑफ लॉ बनता है, और इस दोनों रूल्स को हम कहते हैं रूल्स ऑफ रिकग्निशन। हार्ट का जो व्यू है वो लॉ और मोरालिटी पे ये है कि मोरालिटी इज इम्प्लिसिट ऑन हार्ट पॉजिटिव लॉ व्हिच हैज डिस्क्राइब द यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। मतलब कहीं ना कहीं हार्ट का यहाँ पे अप्रोच गाइस थोड़ा सा हट के आता है। तो ये हट के आता है कि अपने लॉ में कहीं ना कहीं मोरालिटी को एम्बेड पाते हैं, इनबिल्ट पाते हैं, थोड़े से ही पोर्शन में सही, बट थोड़ा मोरालिटी को उन्होंने कंसिडर किया है। अगर इनके क्रिटिक पे जाएं तो फुलर और डॉर्किंग ने इनको बहुत अच्छे लेवल पे क्रिटिक किया है, और फुलर का तो पूरा डिबेट ही है मोरालिटी पे हार्ट के साथ। तो ये 2 जूरिस्ट हैं गाइस जिन्होंने इनको अच्छे तरीके से क्रिटिक किया है। उसके बाद अगर गाइस हम केल्सन पे आए तो केल्सन बोलते हैं लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस, ग्राउंड नम, प्योर साइंस ऑफ लॉ। तो आप केल्सन को भी देखेंगे तो ये भी साइंस वर्ड का यूज करते हैं। और गाइस ग्राउंड नम इंडिया में अगर हम देखें तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट कर पाएंगे वहां से। बेसिकली जो केल्सन की थ्योरी है वो ये कहती है थ्योरी इज एम्ड एट रिड्यूसिंग chaos एंड कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय सपोर्टर ऑफ नेचुरल लॉ फिलॉसफी। बेसिकली गाइस केल्सन की जो थ्योरी है वो एम करती है रिड्यूस chaos और कंफ्यूजन को रिड्यूस करने में। उसके बाद ये भी अपने आप को कंसर्न करते हैं व्हाट लॉ इज प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट में क्या लॉ है उस पे। नॉट मच कंसर्न विद द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल सिस्टम। अब लॉ क्या है उससे ज्यादा मतलब है, लॉ कितना इफेक्टिव है इससे ज्यादा मतलब नहीं है। अगला पॉइंट गाइस, इट इज अ फॉर्मल थ्योरी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो एक ही इन्होंने कैल्सन ने एक थ्योरी बनाई जो बहुत फॉर्मल थी नेचर में, और ये अपने आप को पॉजिटिव लॉ से रिलेट करती है बस, उसके इधर उधर नहीं जाती है। अगर कैल्सन को क्रिटिक करने पे आए तो इनके क्रिटिक में ये भी कहा जाता है गाइस कि ग्राउंड नम जो है वो हाइपोथेसिस पे बेस्ड नहीं है। ग्राउंड नॉर्म इज नॉट बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। दूसरा गाइस कि नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर अदर नॉर्म। जो बाकी नॉर्म है उनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और गाइस हार्ट पे अगर हम क्रिटिसाइज करें तो हार्ट को लेके भी ये बात है कि हार्ट ये कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम रूल्स ऑफ रिकग्निशन
देयर इज नो लॉ विच एग्जिस्ट। मतलब गाइस अगर ये रूल्स, जो प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स हैं, अगर ये रूल्स ना हो तो लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये बहुत ही वेग बात है। तो इस पॉइंट पे इनको क्रिटिसाइज किया गया था। उसके बाद अगर गाइस हम एनालिटिकल स्कूल को इंडियन पॉइंट से अगर हम जोड़ें, इसको रिलेट करें, तो रिफ्लेक्शन ऑफ एनालिटिकल स्कूल हम कहाँ पाएंगे गाइस? तो जो रिफ्लेक्शन है एनालिटिकल स्कूल का, वो हमें देखने को मिल इंडियन, एक मिनट गाइस, इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें इसको, तो मेनका गांधी केस, एडीएम जबलपुर केस, procedure established by law, procedure established by law, acts like quota, TADA, etc., preventive detention laws। ये सारी जो चीजें हैं गाइस, ये रिलेट करती हैं आर्टिकल स्कूल को इंडियन कॉन्टेक्स्ट से। बट इंडियन लीगल सिस्टम में धर्मा को माना गया है, और धर्मा जो है उससे अवाइड करते हैं सब्जेक्ट भी और रूलर भी। जो राजा था उसको भी धर्मा मानना था, और जो प्रजा थी उसको भी धर्मा मानना था। इसका इसीलिए इसका एग्जांपल है कि इंडिया में गाइस कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जो गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लॉज होते हैं। और रिसेंटली अगर आप देखें तो फार्मर प्रोटेस्ट को भी लेके लॉज थे, तो उनको और भी बहुत सारे लॉज हैं, उनको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के टचस्टोन पे खरा नहीं उतरता है। क्योंकि सरकार और पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है इंडिया में, वो सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सो गाइस ये था एनालिटिकल स्कूल। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।